नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक द्विवेदी आप सभी का स्टडी आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आप सभी के साथ मैं जो शेयर करने जा रहा हूं उसकी सबसे बड़ी न्यूज ये है कि अभी प्रयागराज में भी ऑफलाइन सेंटर खोला गया, क्योंकि पहला सेंटर स्टडी आईक्यू का ओल्ड राजेंद्र नगर में था, दूसरा सेंटर प्रयागराज में ओपन किया गया और यहां पे जो बैच की स्टार्टिंग हो रही है वो है 5 जुलाई से। 5 जुलाई से शाम को 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे की क्लासेस जो हैं वो ऑफलाइन में स्टार्ट हो रही हैं। और वहीं अगर देखा जाए 5 तारीख को सुबह के 8 बजे भी 8 से लेकर के 11 बजे आपका ये हिंदी मीडियम में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और शाम को 5 बजे आपका इंग्लिश मीडियम में ये बैच स्टार्ट हो रहा है। मैं मयंक द्विवेदी आप सभी का इसमें स्वागत करता हूं। और आप देखिए मेरा जो कोड है वो है MD लाइव। आप सभी MD लाइव कोड पे ये कोर्सेज ले सकते हैं, चाहे वो ऑफलाइन कोर्सेज हो या ऑफलाइन कोर्सेज हो, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज जहां अक्सर आप देखेंगे ये काफी ज्यादा चर्चाओं में रहता है। हम आपको प्राचीन भारत से लेकर के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से लेकर के मॉडर्न इंडिया तक शिक्षा में जो भी संस्थान थे, जो भी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन थे, इंस्टीट्यूशन थे, जो यूनिवर्सिटीज थी, उनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे आप सभी के साथ में। तो दोस्तों, जिसमें सबसे पहला विश्वविद्यालय जो मैंने चुना है वो आपका क्या है, देखें तो वो विश्वविद्यालय आपका है तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला है और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो सबसे पहली बात अगर आप देखें ये एक ऑर्गेनाइजेशन था। ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर हम लोग समझे इस बात को कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किसी एक शासक के द्वारा इसे स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि एक समुदाय कम्युनिटी के बेस पे इसे स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था। बहुत सारे विषयों को इसमें जोड़ा गया। जैसे अगर हम लोग संख्या में देखें तो 64 सब्जेक्ट है ना, लगभग 64 विषयों को इसमें पढ़ाया जाता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है जिस आधार पे हम अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कारण उसका ये कि आप सभी देखेंगे कि इस पूरे टॉपिक को पढ़ते समय हम आपके साथ लगभग प्राचीन भारत की वो विषय वस्तुएं डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पहले अगर हम लोग देखें इसमें तो देखिए, अगर देखा जाए तो यह सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, जिसे तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम पे रखा गया। अब अगर हम लोग चर्चा करें कि ये तक्षशिला ही इसका नाम क्यों पड़ा, तो अभी आगे आप देखेंगे कि यहां कहा जाता है कि श्री राम के छोटे भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर इस क्षेत्र का नाम, तक्ष के नाम पर इसका नाम तक्षशिला पड़ा, ठीक है। और आप देखेंगे ये लगभग 1200 साल पहले, कब, लगभग 1200 साल पहले ये नालंदा से खोला गया था। आप समझे, नालंदा से कितना साल पहले, लगभग 1200 साल पहले ये खोला गया था। अब अगर हम लोग नालंदा का टाइम पीरियड देखें तो नालंदा का टाइम पीरियड लगभग 450 AD है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि यह विश्वविद्यालय कितना पुराना होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। देखें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विश्वविद्यालय जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, इसमें अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, यह गांधार डिस्ट्रिक्ट की राजधानी हुआ करती थी। क्या थी ये, गांधार डिस्ट्रिक्ट की राजधानी थी। और गांधार डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं 16 महाजनपदों की एक महत्वपूर्ण जनपद के रूप में जाना जाता था। किसमें, 16 महाजनपद में, ठीक है ना, 16 महाजनपद। अब जैसे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 16 महाजनपद में, तो देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है 16 महाजनपद, ठीक है ना, 16 महाजनपद, ठीक है। अब आप देखिए ये 16 महाजनपद 600
BC में प्रारंभ हुआ, ठीक है। और इसके बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो हमें बौद्ध टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ठीक है। ये दो टेक्स्ट हैं जिनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और यही 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण महाजनपद है आपका गांधार, ठीक है। क्या है, गांधार। और इसी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे, इसी में आपका क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी की राजधानी थी तक्षशिला, कैपिटल थी, क्या थी, तक्षशिला। तो ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। अब अगला अगर आप देखें, यहां पे सबसे बड़ी बात अगर हम लोग चर्चा करें कि इस पूरे विश्वविद्यालय को प्रारंभिक स्थिति में किसने संरक्षण दिया था, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति में देखा जाए तो इस विश्वविद्यालय को किसने संरक्षण दिया, तो वो है राजा आम्भिक। कौन, राजा आम्भिक। अब देखिए इनका नाम है राजा आम्भिक। इन्होंने इसे प्रोटेक्ट किया और बहुत अच्छी तरीके से इसे ऑर्गेनाइज करके इसे संचालित करने का प्रयास किया, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी बताया है कि यह विश्वविद्यालय किसी एक व्यक्ति, किसी एक शासक के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि यह एक संगठित ऑर्गेनाइजेशन था। एक बहुत ही कहा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग लोगों के द्वारा इसे संरक्षित किया गया था, प्रोटेक्शन इसे दिया गया था, राइट है ना। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ी बात दूसरा क्या देखें, यहाँ पे इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चाइना, ठीक है, सीरिया, ठीक है, ग्रीस, बेबीलोन, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे बहुत दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है। बहुत दूर दूर से विद्यार्थी यहां पढ़ने के लिए आते थे। और यह विश्वविद्यालय वाकई में उस समय काल में अपने आप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, क्योंकि अगर चर्चा की जाए वैज्ञानिक स्तर से तो दोस्तों इसे आयुर्वेद या चिकित्सा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था, है ना। आपको आगे चल करके इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप देखें इसकी जो संरक्षण दिया था तो वो कौन थे, वो थे राजा आम्भे थे। अब इनके बारे में अगर हम लोग कहें कि प्राइमरली अगर हम देखें तो इनके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिन्हें कहा जाता है तेलपट्टो, ठीक है। ये एक पहला टेक्स्ट है जिसके थ्रू हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है, ठीक है। तो तेलपट्ट, और वहीं आप देखें सुसीम जातक नाम का एक बौद्ध टेक्स्ट है जिस टेक्स्ट के माध्यम से हमें तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। दोस्तों यह इतना प्राचीन विश्वविद्यालय रहा कि इसके स्थापत्य को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो यह बहुत बहुत ज्यादा प्राचीन है। और उस समय काल के बारे में ये कब स्थापित हुआ इसके बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकती, ठीक है। लेकिन माना जाता है कि यह इसमें जैसे लिखा गया, इन जातक ग्रंथों में लिखा गया है कि इसकी दूरी जो है वो काशी से 2000 किलोमीटर की मानी जाती थी, 2000 कोस की मानी जाती थी। तो इससे इसका जो दूरी है, अगर हम लोग आज भी इसके डिस्टेंस को देखें तो लगभग ये डिस्टेंस क्लियर होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ रहा होगा, ठीक है। तो आप सभी अगर इस पूरे सीरीज को देखते हैं तो आपको बहुत ही क्लियर इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि कैसे भी पूरे प्राचीन भारत से लेकर के वर्तमान तक में हम विश्वविद्यालय की परंपरा को डेवलप होता देख पा रहे हैं। अब आप देखें यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर इसके लोकेशन की बात करें, कि अगर लोकेशन की पर्टिकुलरली बात करें तो यह 18 मील नॉर्थ, ठीक है, रावलपिंडी में स्थित है, ठीक है। जो किसकी राजधानी है, जो कहा जाता है प्रेजेंट में वेस्ट पाकिस्तान की राजधानी है। दोस्तों अगर आप सभी को जाना है यहाँ पे तो आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच करके वहां से टैक्सी के थ्रू भी यहाँ जा सकते हैं। और वैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखना हमारे लिए काफी सुखद होता है। हमारा प्राचीन इतिहास ही हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति को क्या करता है, परिभाषित करता है या डिफाइन करता है। अब यहां जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये शहर और ये विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया था, इस जगह का जो लोकेशन दिया जा रहा है वो किसके नाम पे दिया गया था, तो मैंने कहा था राजा तक्ष के नाम पे। अब अगर बात करें ये राजा तक्ष कौन थे, तो आप देखें ये सन ऑफ श्री राम ब्रदर्स भरत थे, ठीक है। अर्थात कहा जाए ये तो भरत के पुत्र थे, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे इस पूरे विश्वविद्यालय का, इस पूरे क्षेत्र का नाम तक्ष पड़ा और आगे चल के तक्षशिला इसे रखा गया, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। आगे हम लोग देखें
सबसे अगला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? देखिए, तक्षशिला के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 64 विषयों का अध्ययन किया जाता था। कितना टोटल अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ, तो 64 सब्जेक्ट यहाँ पे 64 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। खासतौर से अगर हम उसमें देखें तो जैसे वेद थे, वेदांत हैं, ठीक है, वेद हैं, वेदांत, ठीक है, फिलॉसफी है, ग्रामर है, फाइन आर्ट है, एनिमल लैंग्वेज है, हॉर्स स्टडी है, ठीक है, मंत्र विद्या है, वार विद्या है, पॉलिटिकल साइंस है, सर्जरी है। अर्थात कहा जाए आज इतने महत्वपूर्ण स्तर पे जिस तरीके से आज हम एक विश्वविद्यालय की संरचना करते हैं और संरचना के अंतर्गत बहुत सारे विषयों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसी तरीके से इस यूनिवर्सिटी में कुल मिला के 64 ऐसे सब्जेक्ट या 64 डिपार्टमेंट बनाए गए थे, ठीक है, 64 डिपार्टमेंट इन दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिनमें हम देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण विषय पढ़ाए जाते थे। चाहे वो आप देखें हैंडीक्राफ्ट से लेकर के मैथमेटिक्स तक भी यहाँ पे पढ़ाया जाता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि हमारे प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा देने की परंपरा कितनी प्राचीन है, कितनी ओल्डेस्ट है, इस बारे में भी आप सभी को जानकारी रखना चाहिए, ठीक है। वैसे आप जानते हैं कि अभी हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद आप सभी को इस क्रम में जितने भी विश्वविद्यालय आते हैं या शिक्षा संस्थान आते हैं, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, उन सब को आप सभी को पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखिए, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे भी लगभग एक बहुत बड़ा कैंपस था। अगर बात करें इसके कैंपस की, तो बहुत बड़ा कैंपस था। माना जाता है कि यहाँ पे लगभग 10,500 विद्यार्थी यहाँ पे अध्ययन किया करते थे, है ना। एक बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहाँ पे अध्ययन किया करते थे, ठीक है। जैसे कि टाइम मेरा हमने आप सभी को बताया कि 600 BC के नियर अबाउट अगर देखा जाए, 600 BC से लेकर के 700 BC के दरमियान इसे स्थापित किया गया था भारत में, ठीक है। गांधार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और गांधार की राजधानी के रूप में तक्षशिला को हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं। अब देखा जाए, यहां देखा, सबसे पहली बात कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड में अगर जब चर्चा करते हैं तो एक बात और बाहर निकल करके आती है कि अलेक्जेंडर ने अपने टाइम पीरियड में भी यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण इस विश्वविद्यालय की चर्चा की और उसने बताया कि पूरी दुनिया में अगर कहा जाए मेडिकल साइंस के फील्ड में कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है इस विश्वविद्यालय के अलावा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है और माना जाता है कि हमारा देश जो है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्राचीन काल से ही आगे रहा है। तक्षशिला उसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। तो देखें, यहां मेडिकल साइंस की बात की जा रही है, ठीक है, और इसके बारे में जो जानकारी दे रहे हैं वो है अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि किन विश्वविद्यालय, किन संस्थाओं को उस समय काल में विशेष महत्व दिया जाता था, इंपॉर्टेंस था उसका, तो आप सभी को उसको फोकस करके चलना चाहिए। अब आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 500 BC में अगर देखा जाए तो जो ट्रेडिशनल साइंस पे काम चल रहा था, जो पारंपरिक स्थिति में कहा जाए तो चिकित्सा पद्धति हो या मेडिकल साइंस में जो भी ग्रोथ किए जा रहे थे उससे भी बेटर ग्रोथ यहाँ पे देखा जाने लगा। सबसे पहली बात अगर कहा जाए तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहीं से पहली बार अगर देखें तो आयुर्वेद साइंस के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आयुर्वेद साइंस के बारे में अगर हम लोग देखें कैसे क्या है ये आयुर्वेद शास्त्र, तो दोस्तों आयुर्वेद शास्त्र बताता है कि हम अपने प्रकृति से किस प्रकार से किन प्रकृति की किन वस्तुओं का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, खासतौर से औषधि के रूप में, योग विज्ञान के रूप में। तो यहीं पे उसका पहला रिसर्च कहा जाता था, जिसे हम लोग कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जिसे को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, शोध करना बोलते हैं। तो यहाँ पर इस विषय पे बहुत ही बेहतर तरीके से शोध चल रहा था, ठीक है, जिसके बारे में आप देखेंगे आगे आने वाले टाइम पीरियड में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे वो हमारे देश के कितने बड़े विद्वान या स्कॉलर साबित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे ऑपरेशंस वेरी इजिली। आप देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस लाइन को भी कोड करते हुए आप चलें कि पहली बार, जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं शल्य चिकित्सा, ठीक है, क्या बोलते हैं, शल्य चिकित्सा, ठीक है, शल्य चिकित्सा अर्थात ऑपरेशन, ठीक है।
पहली बार ऑपरेशन की जो जानकारी की गई, जैसे बॉडी में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है या कोई पार्ट ऐसा हुआ जो डैमेज हो जाता है, तो उसको हम लोग आज देखते हैं ऑपरेट कराते हैं, और ऑपरेट करा करके फिर से नए पार्ट को उसको हम लोग उसमें उसमें प्रयोग करते हैं और हम पुनर्जीवन प्राप्त कर लेते हैं। एक तरीके से हमारी बॉडी फिर से उसी तरीके से स्ट्रांग हो जाती है। आप समझे कि ये कहानी लगभग 700 बीसी के टाइम पीरियड की है। 600 से 700 बीसी के टाइम पीरियड में ये विश्वविद्यालय ऑपरेशन पे बहुत ही बेहतर कार्य कर रहा था। ठीक है, यहां पे आप देखिए ये बहुत ही एक लाइन ये डिफाइन करती है हमारे साइंटिफिक अप्रोच को, हमारे मेडिकल साइंस को डिफाइन करती है कि ऑपरेशन वेरी इजीली, अर्थात हम ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा करने में बेहतर हो चुके थे, माहिर हो चुके थे। ठीक है, तो ये हमारे देश की संस्कृति है, ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिस विशेषता के आधार पर ही आज भारत पूरी दुनिया में अपने ज्ञान से अपना नेतृत्व दे रहा है। ठीक है, अब देखें आप, चलिए अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं हर्बल्स की, ठीक है ना, अब आप देखें जड़ी बूटियों के बारे में, पेड़ पौधों में कौन से ऐसे पौधे हैं, कौन सी ऐसी जड़ी है, बूटी है, ठीक है, जिनका प्रयोग करके या हर्बल्स हैं उनका प्रयोग करके हम अपने सेहत को बेहतर कर सकते हैं। इनमें इसके लिए पूरी डिक्शनरी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल जो नॉलेज हमें दिए जा रहा है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्राप्त हुए जो भी हमारे पास टेक्स्ट हैं, या कहा जाए उस समय के बाद से जो भी विद्वान या मेडिकल साइंस में ग्रोथ करने वाले जो भी फिजिशियन आए, ठीक है, उन्होंने वहां से हर्बल का यूज करना शुरू कर दिया। आज आप देखिए हमारे लाइफ में हर्बल का क्या इस्तेमाल हो गया है। ठीक है, हम हर कुछ लगभग हर्बल जाना चाहते हैं क्योंकि हम केमिकल से बचना चाहते हैं, हम प्रकृति से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं पर ही निर्भर रहना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये सब देखिए सबसे पहली बातें हैं, आप अगर इन्हें पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन मित्रों मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ पहली बार हो रहा था। ये प्रयोग, ये वैज्ञानिक पद्धति से इनका परिमार्जन करके, इनको रिफाइंड करके हमारे यूज के लिए बनाना, ये पहली प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, पहली बार ऐसा हो रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी को जानना, क्योंकि देखिए जैसे आज जिन वस्तुओं का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिन मेडिकल साइंस का प्रयोग कर रहे हैं, या कहा जाए आज आप देखिए हर्बल क्रीम आते हैं, हर्बल फेस वॉश आते हैं, हर्बल एक तरीके से कहा जाए तो लगभग सारे, हम साबुन तक भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने शॉप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं हर्बल। तो दोस्तों इस क्रम में अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये परंपरा शुरू कब हुई, ये इस परंपरा के बारे में पहली बार जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है। तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करता है। अब आप देखते जाइए यहां पे, ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और क्या है, जैसे देखा जाए कि देयर वाज आल्सो, देखिए यहां पे मैंने आपसे कहा कि रिसर्च, ठीक है ना, प्रोविजन, किसका प्रोविजन है, रिसर्च का। अब जैसे मैंने कहा कि हर्बल्स के बारे में हो गया, ठीक है, या मेडिकल साइंस के बारे में हो गया, या लॉजिक साइंस के बारे में हो गया, ठीक है, या पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात हो गया, मैथमेटिक्स के बारे में हो गया, तो वहां पे रिसर्च होती थी बहुत अच्छी तरीके से। जैसे आज किसी भी डिपार्टमेंट को डेवलप करने के लिए, ठीक है ना, हमें कहीं ना कहीं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की आवश्यकता होती है। रिसर्च और डेवलपमेंट अगर हमारे पास नहीं है, ये थीम अगर हम नहीं डेवलप करते हैं, तो कोई भी योजना हमारी विफल हो सकती है, अर्थात हम फाइनली सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों देखिए R&D जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहां पे उस चीज का फोकस किया जाता था। अब मान के चलिए अगर आप इसमें कोर्स ज्वाइन करते हैं तब आप कितने साल का कोर्स होगा। वैसे अगर मैं बता दूं, इसमें एज एलिजिबिलिटी अगर बात करें, आप इसमें कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपकी एज जो होगी वो 15 से 16 साल की होनी चाहिए, ठीक है। कितनी होनी चाहिए, 15 से 16 साल की होनी चाहिए। और इसका जो ड्यूरेशन होता था, क्लास ड्यूरेशन होता था, वो लगभग 8 वर्ष के बराबर, 8 वर्ष का होता था। 8 ईयर्स आपको यहाँ इंस्टीट्यूशन में रहना होता था, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप सभी से बताया कि वेद हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, एलिफेंट हैंडलिंग हो गया, बहुत सारे ऐसे विषय भी सिखाए जाते थे जो हमारे जीवन से प्रत्यक्षतः डायरेक्टली
जुड़े हुए होते थे। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता था कि कोई भी जो भी सब्जेक्ट होता था या कोई भी विषय होता था उसको बहुत जल्दी नहीं बल्कि उस पर पूरा रिसर्च किया जाता था। यह रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। ठीक है, और उसके जो क्लास का ड्यूरेशन होता था वो 8 साल रखा जाता था, 8 ईयर्स रखा जाता था। मैंने एज एलिजिबिलिटी भी बता दी कि आप 15 से 16 साल के होंगे तभी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। खास तौर से यहाँ पे इन विषयों पे चर्चा भी होती थी। अब देखिए जिस तरीके से एक छोटा सा पिक मैंने यहाँ लगाने का प्रयास किया है, एक चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग डिस्कशन कैसे करते थे, अपने मुद्दों पे कैसे डिस्कस किया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ संवाद शैली या डिस्कशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब सबसे बड़ी बात, हम जानते हैं कि हम लोगों के लिए आज भी कहा जाता है कि जो बहुत ही लॉजिकल हो, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो, ठीक है, उसके साथ हम लोग एक नाम जोड़ देते हैं, एक टाइटल के रूप में एक नाम जोड़ देते हैं जिन्हें हम चाणक्य कहते हैं। ठीक है, चाणक्य जो विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये थे पृष्ठ किसके पृष्ठ थे बताइए, आप सभी कमेंट में बताइए किसके पृष्ठ थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के पृष्ठ रहे हैं और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित करके घनानंद को पराजित करने का कार्य किया था। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि एक बार की जब कहानी है, जब ये घनानंद के दरबार से लौट रहे थे तो कहा जाता है कि एक घनानंद ने इनकी इंसल्ट की। ठीक है, जो भी डिस्कशन का इशू है वो अलग मुद्दे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन घनानंद ने इनकी इंसल्ट की तो उन्होंने वहीं शपथ ले लिया, ओथ लिया या कहा, प्रॉमिस किया अपने आप से कि मैं इस पूरे साम्राज्य का अंत कर दूंगा। ठीक है, और ये जंगल के रास्ते तक्षशिला की ओर जा रहे थे। तभी वहां पे जंगल में कुछ बच्चे खेल रहे थे। जो खेल कौन था? राजकीलम, है ना? कौन सा खेल था? राजकीलम। राजकीलम का मतलब क्या होता है? न्याय। ठीक है, जस्टिस। ठीक है, क्या होता है? न्याय। ठीक है, अब न्याय कैसे दिया जाता है? तो जब इस प्रोसेस को वो ये चाणक्य देखते हैं, ठीक है, एक बच्चा एक सिंहासन पे बैठा हुआ है, ठीक है, एक कृत्रिम सिंहासन पर बैठा हुआ है, ठीक है, जो नेचुरली जंगल के पेड़ों पे बैठा हुआ है, ठीक है, और ठीक है, वो न्याय देने के लिए, जस्टिस देने के लिए कुछ लोगों की बातें सुन रहा है। ठीक है, बातें सुनते हुए जब डिस्कशन होता है तो जो न्यायाधिपति हैं, जो राजा है, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, क्योंकि ये एक चरवाहे थे, वहां पे अपने पशुओं को चरा रहे थे, तो उस डिस्कशन में चंद्रगुप्त मौर्य 2 बातों पे विशेष ध्यान दे रहे थे। ठीक है, एक क्या था? प्रमाण, ठीक है, और दूसरा था लॉजिक। प्रूफ लाइए और लॉजिक लाइए। अर्थात किसी की भी बातों को सुन करके आप किसी भी तथ्य को सत्य नहीं मान सकते। ठीक है, बाद में होता क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य से चाणक्य बहुत प्रभावित होते हैं और चाणक्य अपने साथ चंद्रगुप्त मौर्य को ले जाते हैं। कहा जाता है कि इनको खरीद कर कुछ जो दिनार दे करके उस चरवाहे से ये इन्हें प्राप्त करते हैं और लेके जाते हैं, और ये वहीं तक्षशिला ले जाते हैं। ठीक है, जहां पे इन्होंने स्वयं ही शिक्षा प्राप्त की और वहीं लॉजिक साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे। ठीक है ना, लॉजिक, ठीक है, लॉजिक साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे। ठीक है, अर्थात तर्क बुद्धि विभाग के ये प्रमुख थे। ठीक है, ये विभाग का अध्यक्ष माने जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को वहां ट्रेंड किया और फिर घनानंद से एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध में घनानंद पराजित हुआ और एक नए वंश की स्थापना हुई जिसे हम लोग मौर्य वंश के नाम से जानते हैं, है ना, मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। तो ये जो चाणक्य हैं ये भी तक्षशिला के अंतर्गत ही आते हैं, इन्होंने यहीं पे ही अध्ययन प्राप्त किया था। ठीक है, यही अध्ययन किया था। तो यहां आप देखेंगे कि ये इनकी एक बहुत इस विश्वविद्यालय से जुड़े रहने के बाद यह विश्वविद्यालय के भी गौरव की बात रही है और भारतीय इतिहास के भी प्राउड की बात रही है दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी को ये सारी चीजें बेहतर तरीके से जानते रहना है। ठीक, अब आप समझिए, जैसे क्या हम अगला स्टेप आप सभी को समझाने जा रहे हैं। आप देखिएगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि कुछ प्रीलिम्स के प्रश्न आते हैं। ठीक है, जैसे पीटी के कुछ प्रश्न होते हैं जो बहुत ही ट्रिकी हो जाते हैं। जैसे आप देखा होगा, इस बार आपसे पूछ लिया गया कि भास की एक महत्वपूर्ण रचना आपसे पूछ ली गई। ठीक है, और वो रचना बहुत चर्चित नहीं थी, लेकिन कहा जाए एग्जाम में 2 नंबर के बराबर तो थी।
ठीक है। तो अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन तक्षशिला में अध्ययन प्राप्त किया है, ठीक है। तो देखिए, अमॉन्ग द स्टूडेंट ऑफ दिस वर्ल्ड फेमस कॉलेज, देखिए प्रसेनजीत कौन है? ये कौशल के राजा प्रसेनजीत हैं, जिन्होंने बिंबिसार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था और काशी दहेज में दिया था, ठीक है, काशी दहेज में दिया था। काफी बहुत कहा जाता था, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण महाजनपद माना जाता था, एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रॉन्ग महाजनपद के रूप में इसे माना जाता है। वहीं आप देखें, दूसरे थे आपके बुंदुलमाल, ठीक है, जो कुशीनगर से आपके आते थे। फिर है महाली हैं, जो वैशाली से आते थे। वहीं आप देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें है, ये देखिए, जीवक बिंबिसार का जो राजकीय वैद्य था, ठीक है, जो कहा जाए उनका कोर्टियर्स था, दरबारी था, उनका चिकित्सक था, जीवक भी यहीं से पढ़ा था। आपको पता होगा कि जीवक जो है अवंती के राजा, ठीक है, अवंती के राजा, किंग ऑफ अवंती, ठीक है, जिसका नाम क्या था? प्रद्योत, ठीक है, प्रद्योत का उपचार किया था, ठीक है, प्रद्योत का उपचार किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार ये प्रश्न में पूछा भी गया है और कहा जाता है यही उपचार के बाद जो है, ठीक है, अवंती का संबंध जो है, अवंती का जो रिलेशन है, वो हर एक वंश से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसके पहले ये दोनों एक दूसरे के सामने एक एनिमी जैसी स्थिति में थे, एक शत्रु जैसे थे, लेकिन बाद में हुआ क्या कि ये दोनों काफी अच्छे मित्र हो जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं जिन्हें कहा जाता है कौमाराभृत्य, ठीक है, इन्होंने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की। चाणक्य हैं, वसुबंधु हैं, ठीक है, इन सभी ने यहां से शिक्षा प्राप्त की और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए, क्योंकि आप समझें कि इतिहास में हम इन्हें कई जगह इनके विशेष महत्व को पढ़ते हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए कंटेंट है, ठीक है। देखिए, पूरे विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज की सीरीज में लेकर के आ रहा हूं, मेरा उद्देश्य यही है कि इसके साथ साथ आप बहुत कुछ जान जाते हैं, ठीक है। अब बात यह होती है कि इतना जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था, आखिर वो नष्ट कैसे हुआ, क्या कारण था कि यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखें, तो यहां पे लिखा है कि तक्षशिला की जो पे अटैक जिसने किया वो है हूण। किसने अटैक किया? हूण। आप देखिए यहां पे हूंस जो है वो यहां पे अटैक करते हैं, ठीक है। कब करते हैं? ये करते हैं 5th सेंचुरी में, 5th AD में ये यहां पे अटैक करते हैं। अर्थात कहा जाए ये टाइम पीरियड चल रहा था गुप्तों का, ठीक है। गुप्त टाइम पीरियड जो है वो 5th AD सेंचुरी के अंतर्गत आता है। गुप्तों के समय काल में ही इस तक्षशिला विश्वविद्यालय का अंत किया गया, ठीक है। और आप देखें बाद में यहाँ पे शक और यूची जनजाति के लोगों ने भी आक्रमण किया था, ठीक है। किसने? तो शक ने, और आप देखेंगे यूची जनजाति की जब बात आती है तो आप ध्यान रखिएगा, हम इसको कहीं न कहीं कुषाण काल से जोड़ देते हैं, ठीक है ना, कुषाण टाइम से हम इसे जोड़ देते हैं। तो ये आप देखेंगे यहां पर इनके आक्रमण हुए और इस आक्रमण को, ठीक है, आक्रमण ने इस पूरे व्यवस्था को, या कहा जाए शिक्षा व्यवस्था को, काफी क्षति पहुंचा दी, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे, देखिए सबसे इतिहास में हमारे लिए इस सदी में अगर हम लोग बात करते हैं कि जब 5वीं सदी की बात करते हैं, गुप्त वंश की बात करते हैं, हूणों की बात करते हैं, या तक्षशिला के डिस्ट्रॉय होने की बात करते हैं, उसके नष्ट होने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रमाण बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ह्वेनसांग जो है वो भारत में बहुत लंबे समय तक रहा, ठीक है। भारत में काफी लंबे समय तक रहे ह्वेनसांग, और यहाँ रहने के बाद उन्होंने भारत में जो भी शिक्षा व्यवस्था थी, या जो भी कहा जाए इंस्टीट्यूशन थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, या एजुकेशनल प्लेसेस थे, वहां पे इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से भ्रमण किया। और भ्रमण के बाद पूरे वृत्तांत को इन्होंने अपने फो क्यों की नामक पुस्तक में इन्होंने लिखा भी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब देखिए, कहा जाए कि ये स्पष्ट कहते हैं कि इस पूरी टाइम पीरियड में अगर जब ये आते हैं, क्योंकि ये अब देखिए फायान जो आते हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में जब आए, ठीक है, तो इनका कहना है कि उस टाइम पीरियड में हमने कोई भी जानकारी तक्षशिला के बारे में नहीं प्राप्त की, ठीक है।
तक्षशिला पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था और उसके बारे में भारत में कोई भी शिक्षा व्यवस्था जैसा केंद्र नहीं जाना गया। ठीक है, एजुकेशनल सेंटर के रूप में हम उसे नहीं पहचान पाए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। माना जाता है कि इस टाइम पीरियड तक यह व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो गई, पूरी तरीके से नष्ट हो गई। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। और क्योंकि आप देखिए आपके लगातार एग्जाम्स लगे हुए हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, जैसे यूपी पीसीएस के एग्जाम लगे हुए हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस के एग्जाम लगे हैं। ठीक है, आप देखिए उत्तराखंड के एग्जाम लगे हुए हैं, आप एमपी के एग्जाम लगे हुए हैं, आरएस के राजस्थान के आपके एग्जाम लगे हुए हैं पीसीएस के। तो अगर आप सभी देखिए कि करंट से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो बहुत बड़ा टॉपिक आप सभी के लिए ये भी हो जाता है कि जो विश्वविद्यालय हैं, क्योंकि नालंदा का पुनरुद्धार हुआ है, ठीक है, 19 जून को। इस मामले में आप देखेंगे कि पक्का है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से प्रश्न आना संभव है ही। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ इसी सीरीज में अगले विश्वविद्यालय के साथ, जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। तो दोस्तों आप सभी जुड़े रहिए, इसी चैनल पे अगली क्लास फिर से होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।